हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में डिटर्मिनेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करना आपने सीखा था। देन उसके बाद कोफैक्टर्स की कैलकुलेशन, एडजॉइंट और उस पर बेस्ड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। आज का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 डिटर्मिनेंट्स का, वो एप्लीकेशंस बेस्ड है कि डिटर्मिनेंट में जो हमने इनवर्स निकालना सीखा वो पर्टिकुलरली कहाँ अप्लाई हो सकता है। तो उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमें बोल रहा है। अच्छा, ये जो टॉपिक है आपने जूनियर क्लासेस में भी किया है। जैसे आपके पास दो इक्वेशंस दे दी, दो वेरिएबल्स दे दिए, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 और दूसरा दे दिया x माइनस 2y इक्वल टू 6। आपको दो इक्वेशन और दो वेरिएबल दे दिए, तो इसको सॉल्व करना तो हमें आता है। हमने 10th क्लास में, चैप्टर का नाम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन, ग्राफिकल, इन सबसे इन इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख लिया था। ठीक है, इजी कॉन्सेप्ट है। लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर में टॉपिक तो वही है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लेकिन क्या होगा इस बार, इक्वेशंस 3 हो जाएगी और वेरिएबल भी 3 आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ जाएगा। तो अगर 3 इक्वेशंस 3 वेरिएबल आ रहे हैं तो उनको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज के लेक्चर में समझेंगे। ठीक है, वो सारी एप्लीकेशन है डिटर्मिनेंट्स की। अब जब सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के, तो वही दो सॉल्यूशन होते हैं पुराने वाले, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, सिस्टम या सॉल्यूशन कुछ भी बोल सकते हैं आप। आपको बोलता है कि जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट कब होगा, कंसिस्टेंट कब होगा, जब उसका सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको याद है हमने यूनिक सॉल्यूशन पढ़ा था, हमने इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन पढ़ा था और हमने एक नो सॉल्यूशन पढ़ा था उन पर्टिकुलर केसेस में भी, है ना। तो यहां पर भी वही है, सॉल्यूशंस अभी भी चेंज नहीं हुए। अगर आप एक सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो, अगर आप इक्वेशंस को सॉल्व करके एक सॉल्यूशन निकाला आपने, तो वो यूनिक सॉल्यूशन है। अगर आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन निकाल पा रहे हो तो वो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन है। मतलब वन और मोर देन वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो उस सिचुएशन में हम बोल देते हैं कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है, उसका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है और सिस्टम तो कंसिस्टेंट है ही। देन इनकंसिस्टेंट सिस्टम में क्या होता है, अगर मान लो आपने इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश की और सॉल्यूशन मिला ही नहीं, तो उस सिचुएशन में जब सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो उस सिचुएशन में हम इनकंसिस्टेंट बोल देते हैं और वो केस होता है नो सॉल्यूशन का। ठीक है, तो अब जरा समझते हैं कि ये सॉल्यूशन निकाले कैसे जाएंगे, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो मेथड है, ठीक है, एक तो है मैट्रिक्स मेथड, एक है डिटर्मिनेंट मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड के लिए पहले मैं आपको फॉर्मेट समझा दूं कि हमारे पास इस तरह से 3 इक्वेशंस दी होगी, जैसे 2x प्लस 3y प्लस z इज इक्वल टू 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया 3 वेरिएबल में। देन वी हैव x माइनस 2y प्लस 3z इक्वल टू 4, फिर x प्लस y माइनस 2z इक्वल टू 5। तो मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल ले लिया कि 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल। तो इन 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल की हम कंसिस्टेंसी कैसे चेक करेंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया क्या है कि आप ना, मैं पूरा क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा, आप कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को ले लो, कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स को। कोफिशिएंट की मैट्रिक्स क्या होगी, 2 1 1 3 माइनस 2 1 1 3 माइनस 2। इसको ए से डिनोट करो और उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ठीक है, यहां पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिखा रहा है, ए इज जस्ट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ठीक है, आप मैट्रिक्स लोगे कोफिशिएंट्स की, अगर आपने उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला और वो नॉन जीरो आ गया, तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है उसमें हम बोल देते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, उसका सॉल्यूशन निकलेगा। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है और वो पर्टिकुलरली यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और यूनिक सॉल्यूशन कैसे मिलता है हमें, उस सिचुएशन में हम बोलते हैं x इज इक्वल टू a इनवर्स b। अब देखो इसमें x क्या है, b कौन सी मैट्रिक्स है, a तो चलो कोफिशिएंट की मैट्रिक्स मैंने आपको बता दी। तो अगर एक मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालना हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, आज पूरा रिवाइज होगा वो। तो ये सब चीजें अभी मैं क्वेश्चन के हिसाब से आपको समझा देता हूँ, x क्या है, b क्या है, a इनवर्स कैसे निकलेगा, सब बताता हूँ। लेकिन अभी आपको क्या पॉइंट याद रखना है कि आपने कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स ली, उसका डिटर्मिनेंट निकाला, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ गया तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन है और वो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। ठीक है, इस इक्वेशन से निकाला जा सकता है। अगर यहाँ पे ऑल्टरनेट, अगर डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं आया
डिटर्मिनेंट जैसे यहाँ पे 0 आ गया सेकंड केस में, पहले क्या था डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था, नॉन जीरो मतलब कोई वैल्यू 2 आ रही है, -1 आ रही है, 1/2 आ गई, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है तो सिस्टम कंसिस्टेंट है और यूनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर ऑल्टरनेट पॉइंट पे डिटर्मिनेंट है 0 आ गया, डिटर्मिनेंट है 0 आ गया, तो उस सिचुएशन में ना होता क्या है, ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको मैं थोड़ा सा भी याद दिलाऊं तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था, ये ए इनवर्स का फॉर्मूला होता था 1 डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमने ए इनवर्स का फॉर्मूला पढ़ा था। तो ऑब्वियसली जब डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 0 आ गई तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा, तो ए इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, फिर भी हिम्मत रख के एडजॉइंट ए निकालेंगे। एडजॉइंट ए क्या होता है, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। अभी थ्योरी चल रही है, नेक्स्ट पेज पर हम क्वेश्चन करेंगे इसका। एडजॉइंट ए निकाला और बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा, बी मैट्रिक्स एक कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स होती है, और बाई चांस इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई किया ये वैल्यू नॉन जीरो आ गई, नॉन जीरो आ गई, तो उस सिचुएशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट होता है और वो नो सॉल्यूशन होता है, उसका हम आंसर नहीं निकाल सकते। देखो डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो आ गया तो कुछ सोचना ही नहीं है, फिर तो आंसर मिलेगा, आंसर मिलेगा x इक्वल टू ए इनवर्स बी से, फिर तो सिर्फ सॉल्विंग का पार्ट बचा है। अगर डिटर्मिनेंट है 0 आ गया और एडजॉइंट a इंटू बी का जो प्रोडक्ट है, ठीक है, ये जो b प्रोडक्ट है, अगर ये नॉन जीरो आ गई कोई एक वैल्यू भी, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन है। अच्छा, फिर लास्ट कैटेगरी क्या बन रही है कि डिटर्मिनेंट a 0 आ गया और एडजॉइंट a और b का प्रोडक्ट भी 0 आ गया, तो उस सिचुएशन में ना सिस्टम आपका कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, वहां पे मे बी वाली कंडीशन आ गई, तो उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की नीड होती है, वो मैं करके दिखाऊंगा अभी आपको। तो उसमें फिर बोलता है कि जब हम आगे सॉल्व कर रहे होते हैं ना, मान लो फिर कंसिस्टेंट आ जाए तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन जाता है ये। जब ये दोनों 0 आ जाते हैं ना तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन का केस बन सकता है ये, ठीक है। ये वाली जो सिचुएशन है इनफाइनेटली मैनी सिचुएशन में कन्वर्ट होगी अगर ये कंसिस्टेंट होगा। अब ये कैसे होगा, अप्लाई करके दिखा देता हूं, ठीक है। कंडीशंस मैंने आपको पहले लिख दी, कंडीशंस लिख के दे दी आपको, अप्लाई कर लेते हैं इसमें। 3 इक्वेशन दे दी, 3 वेरिएबल है, ऊपर लिख दिया सॉल्व। हमें नहीं पता कि कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, और ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है, हमें नहीं पता। हम सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, अब पहले इस इक्वेशंस को ऐसे लिख लो, ठीक है, एक साथ इक्वेशंस को लिख लो आप, x + 2y + 3z। अच्छा, कैलकुलेशन थोड़ी ध्यान से करेंगे, ठीक है। x + 4y + 9z = 6। इसको सबसे पहले आप मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखो। गिवन इक्वेशंस को कैसे लिखोगे, आप पहले कोफिशिएंट की मैट्रिक्स बनाओगे, ठीक है। x का कोफिशिएंट 1 1 1 है, y का 1 2 4 और z का है 1 3 9। देन वी हैव अ मैट्रिक्स ऑफ वेरिएबल x y z इक्वल टू में लास्ट मैट्रिक्स जो है इट विल बी ऑफ कांस्टेंट 3 4 6। ये आ गया आपका। पहले आपने कोफिशिएंट्स ले लिए, देन वेरिएबल ले लिए और लास्ट में कांस्टेंट रख दिया। इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हम a से डिनोट करते हैं हमेशा, नोटेशन फिक्स्ड है ये। वेरिएबल वाली मैट्रिक्स को कैपिटल X मैट्रिक्स से डिनोट करेंगे और कांस्टेंट मैट्रिक्स को b से डिनोट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बोला मैंने आपको, डिटर्मिनेंट निकाल लो बच्चों, किसका, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। डिटर्मिनेंट ऑफ a अगर हम कैलकुलेट करें, चेक करते हैं क्या आएगा, 1 1 1 1 2 4 और 1 3 9। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको डिटर्मिनेंट याद है, आप इस 1 को कंसिडर करोगे, इस 1 को कंसिडर करोगे तो इस रो और इस कॉलम को हाइड कर लोगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हाइड करोगे तो ये आपको 4 एलिमेंट दिख रहे हैं, ये 4 एलिमेंट है ना। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, इनको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 18 - 12। 18 - 12 आपका 6 आ गया, ठीक है। फिर आप जब ये एलिमेंट लेते हो तो आपको क्या बताया था, साइन चेंज करके लेना होता है। अब इस सिचुएशन में इस रो और इस कॉलम को हाइड करोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 को 9 से, 1 को 3 से, तो 9 - 3 पॉजिटिव 6 आ गया। फिर हमने इस एलिमेंट को ले लिया 1 को, ये लास्ट, विदाउट चेंजिंग द साइन, ठीक है, सिर्फ इसका साइन चेंज होता है, सिर्फ इसका बीच वाले का। तो हमने 1 लिया, अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 - 2, 4 - 2 आपके पास 2 आ रहा है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या वैल्यू बनेगी, 6 - 6 + 2, तो आंसर 2 आ रहा है, तो ये नॉन जीरो आ गया है ना, ये आपका नॉन जीरो आ गया। अब डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो है तो फिर दिक्कत नहीं है, बस साथ साथ ना आप क्रॉस चेक करते रहो, जैसे कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए इसमें।
अगर हो गई तो फिर काम खराब हो जाएगा, 111, 124 एंड 139, ठीक है। फिर आपके पास आ गया 18 माइनस 12, ठीक है, 18 माइनस 12 आपका 6 बन गया, फिर 9 माइनस 3 प्लस 6 और ये हो गया 4 माइनस 2, 2 आ गया, ठीक है। तो पॉजिटिव 2 आंसर आ गया। अब डिटर्मिनेंट है अगर नॉन जीरो आया है, देखो आप डिटर्मिनेंट है अगर नॉन जीरो आया तो फर्स्ट कैटेगरी बन सकती है ना। फर्स्ट कैटेगरी में हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट चाहिए। एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर्स चाहिए। तो कोफैक्टर्स मैं यहीं पे निकाल के दिखा रहा हूँ। कोफैक्टर्स मैंने आपको बताया जितने एलिमेंट होते हैं उतने ही आपके कोफैक्टर्स होते हैं। तो आप इसमें लोगे A11, A12, देन वी हैव A13, ठीक है। A11 जैसे स्मॉल, हम इसको नोटेशन, एलिमेंट की नोटेशन क्या होती थी, स्मॉल A11 होता था, तो कैपिटल में कोफैक्टर को हम लिखते हैं, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर कैपिटल A11, फिर A21, फिर A22 और देन लास्ट A23, फिर हमारे पास होता है A31, A32 और A33। ये सिचुएशन है। अब A11 आपको याद करो, मैंने बताया था कि अगर आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, अभी अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया और उसके एकदम बाद आप कोफैक्टर निकाल रहे हो, तो ये जो ब्रैकेट में वैल्यू होती है ना, ब्रैकेट में जो 3 वैल्यूज है, ये फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स है। साइन चेंज अभी करने हैं, लेकिन फर्स्ट रो के कोफैक्टर विदाउट कैलकुलेशन अब हम यहां से पिक कर सकते हैं 6, 6 और 2, 6, 6 और 2, क्योंकि फर्स्ट रो को तो हाइड करके हमने वैल्यूज निकाली है। अब A21 अगर निकालना है तो A21 में मेरे पास क्या है, ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट, तो मैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो 1 इंटू 9 माइनस 4 इंटू 1, ये 5 आ गया, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन का काम है, आपको बहुत ध्यान से करना है। सेकंड रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो 9 माइनस 1 8 आ गया। अच्छा साइन चेंज करने अभी, है ना, साइन चेंज करना अभी लास्ट में करेंगे वो। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 माइनस 1 3, और ऐसे ही A31 आप चेक करना, A31 अगर आप चेक कर सकते हो तो 3 माइनस 2 1 आ रहा है, ठीक है। A32 अगर आप चेक करोगे तो 3 माइनस 1 2, और A33 अगर चेक करोगे तो 2 माइनस 1 1 आ रहा है, ठीक है। तो अब मैंने आपको क्या बताया था, इन चारों के साइन चेंज होते हैं। इन चारों की पर्टिकुलरली क्यों बात की थी, क्योंकि इनका सम ऑड आ रहा है। अगर A12 चेक करो, A21 चेक करो, A32 या A23, इनका जो सब्सक्रिप्ट है ना, जो नंबर्स है नीचे, उनको अगर आप ऐड करते हो तो उससे सम आपको क्या मिल रहा है, ऑड मिल रहा है। और जब सम ऑड आता है तो हम साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये -6 लग जाएगा, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस। अच्छा कोई अगर प्लस का होता तो मैं माइनस कर देता, ठीक है। अब इसका कोफैक्टर्स अगर निकालने के बाद एडजॉइंट निकालना था, तो एडजॉइंट आपको क्या सिखाया था, एडजॉइंट ऑफ A इज जस्ट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो हमें नेक्स्ट पेज पे, मतलब प्रीवियस पेज पे जाना पड़ेगा। अच्छा ट्रांसपोज का मतलब क्या है, थोड़ा सा अगर हम टाइम बचाए तो जो रो में लिखा है उसको मैं कॉलम में लिख लेता हूँ। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो और कॉलम इंटरचेंज हो गए, तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स मैंने क्या किया, कॉलम में लिख दिए। तो फर्स्ट कॉलम मेरा बन जाएगा 6 -6 और 2, देन सेकेंड रो जो है -5 8 और -3, -5 8 और -3, वो सेकेंड कॉलम बन गया। और थर्ड रो क्या है आपके पास, 1 -2 1, 1 -2 1, ये थर्ड कॉलम बन गया। ये आपने एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या बना, ए इनवर्स था आपके पास 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अच्छा डिटर्मिनेंट आपने पीछे कैलकुलेट किया था 2, और एडजॉइंट आपके पास एक मैट्रिक्स है 6 -6 और 2, फिर -5 8 और -3 1 -2 और 1, आपने ए इनवर्स निकाल लिया, ठीक है। अच्छा आपको पहले ही मैंने बता दिया था कि डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो आ रहा है, जैसे डिटर्मिनेंट के लिए 2 आई है, तो ये यूनिक सॉल्यूशन का केस है। और यूनिक सॉल्यूशन किससे मिलता है हमें, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। मैं अभी ये भी बता दूंगा आपको कि ये कैसे आया, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। तो ए इनवर्स कंप्लीट आपको दिया हुआ है 1/2, देन 6 -6 और 2, फिर है -5 8 और -3, फिर है 1 -2 और 1। अच्छा बी मैट्रिक्स क्या थी, कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स थी। कांस्टेंट में 3 4 6 है ना, तो एक कॉलम मैट्रिक्स है ये। कॉलम मैट्रिक्स को आप यहां लिख दोगे 3 4 6। अच्छा अब क्या ये दो मैट्रिक्सेस मल्टीप्लाई हो सकती है, 100% होगी। ऑर्डर 3 × 3 है, यहाँ पे ऑर्डर 3 × 1 है, तो ये दोनों सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अच्छा जो ऑर्डर आएगा मैट्रिक्स का वो 3 × 1 आ रहा है, A × D होता था ना,
ए और डी 3 into 1 आ रहा है, मतलब 3 रोज और 1 कॉलम, ये आंसर रहेगा। तो x इज इक्वल टू हाफ, हम क्या करेंगे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 18 देन -20 और +6, ठीक है। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो आपका आएगा -18, 32 और -12। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 -12 +6, तो आंसर क्या बन रहा है जरा एक बार देख लेते हैं कैलकुलेट करके। तो आपके पास बन गया ये 18 6 24, ये 4 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 0। अच्छा 1/2 एज अ स्केलर सबसे मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू क्या बन गई, 1/2 सबसे मल्टीप्लाई हुआ तो 2 1 0। अच्छा ध्यान से चेक करो पीछे कि कैपिटल X मैट्रिक्स जो थी वो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी विच कंटेन्स एक्स वाई जेड एज वेरिएबल। तो अगर मैं कंपेयर करूं दो मैट्रिक्सेस को तो मुझे x क्या मिल गया 2, y क्या मिल गया 1 और z क्या मिल गया 0, ठीक है। तो ये सिचुएशन आपकी थी यूनिक सॉल्यूशन को कैलकुलेट करने की, यूनिक सॉल्यूशन। अच्छा आपको मैंने जैसे बताया कि हमने ax इक्वल टू बी वाली इक्वेशन बना ली थी, तो मुझे x निकालना है। तो जैसे a को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो a को मैं डिवाइड में तो भेज नहीं सकता, मैट्रिसेस डिवाइड तो होती नहीं है, तो a को उधर ट्रांसफर करने के लिए मैंने क्या किया है a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर दिया। प्री मल्टीप्लाई समझते हो कि आगे मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लाई। तो a इनवर्स और a तो i हो जाएगा, है ना, a इनवर्स और a i हो जाएगा, तो a इनवर्स b आ गया तो i इंटू एक्स एक्स हो जाता है। ये सब चीजें हम लास्ट के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो x इक्वल टू a इनवर्स b यहां से आया था, हमारे पास इक्वेशन थी ax इक्वल टू b, ठीक। तो उसमें a इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया, प्री मल्टीप्लाई मतलब आगे मल्टीप्लाई किया, a इनवर्स और a आइडेंटिटी बन गया, आइडेंटिटी इंटू एक्स एक्स आ गया। तो यहाँ पे ये इसकी रफ वर्किंग थी, समझ गए। तो यहाँ पे हमने यूनिक सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन कर लिया, तीनों इक्वेशन, तीन वेरिएबल, मैट्रिक्स, इस पूरे मेथड को मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं। x इक्वल टू a इनवर्स b वाली जो इक्वेशन है ये मैट्रिक्स मेथड का पार्ट है। तो कंडीशंस याद रखो, कंडीशंस याद रखोगे आप कि डिटर्मिनेंट ए अगर नॉन जीरो आ रहा है तो इट विल बी अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। डिटर्मिनेंट ए जीरो आ रहा है तो हमें ये चेक करना होगा, ये नॉन जीरो आ गया तो नो सॉल्यूशन, अगर ये जीरो आ गया तो इट मे बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। अच्छा इनकेस कंसिस्टेंट आएगा तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इसका एक क्वेश्चन ले लेते हो क्योंकि ये चीज तो अभी समझ नहीं आई है ना, कंफ्यूजन में आई है कि ये कैसे पता चलेगा, देखते हैं चलो। नेक्स्ट हमें तीन इक्वेशन दे दी, फिर से तीन वेरिएबल है और बता रहा है बताने मतलब पूछ रहा है कि नो सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन है, वन मतलब यूनिक, अच्छा फिर टू सॉल्यूशंस या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमें चेक करना है ये, ठीक है। एक से ज्यादा सॉल्यूशन आ रहे तो दो ही आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, तीन इक्वेशंस को कंसिडर किया, ठीक है। वैसे ही लिख दिया जैसे एक सीक्वेंस में हम लिखते हैं तीनों इक्वेशंस, x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 0, देन लास्ट इक्वेशन इज 2x प्लस वाई प्लस 7z इक्वल टू 1। तीन इक्वेशन ले ली मैंने, इनको क्या किया वही मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया, 1 1 2 2 -1 और 1, देन 3 4 और 7। आपने तीन इक्वेशंस ले ली, ठीक है, कोफिशिएंट्स ले लिए उसके, फिर हमने वेरिएबल लगा दिया x y z एक मैट्रिक्स में, देन वी हैव कांस्टेंट्स 1 0 1, ठीक है, कांस्टेंट ले लिया हमने। तो 1 2 3 1 -1 4 2 1 7, ठीक है, गलती नहीं होनी चाहिए इसमें। तो ये a हो गया, ये x हो गया, ये b हो गया। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल के देख ले पहले फटाफट से। तो 1 1 2 2 -1 1 3 4 और 7, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है। हमने यहाँ पे 1 लिया मतलब ये वाला एलिमेंट, तो ये हो गया -7 -4 -11 हो गया, ठीक है, -7। फिर ये -2 ले गए हम, -2, ठीक है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम हाइड किया तो 7 -8 -1 आ गया, प्लस 3 ले लोगे अब आप, ये वाला 3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हाइड किया तो 1 + 2 1 + 2 3 आ गया। इसको सॉल्व किया हमने तो आ गया -11 + 2 + 9, तो ये तो 0 आ गया। अब डिटर्मिनेंट 0 आ गया, पिछली बार क्या था डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा था, तो दैट वाज अ केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन। अब डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो कुछ भी हो सकता है, ये नो सॉल्यूशन में भी जा सकता है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में भी जा सकता है। तो कहां से हम बात करेंगे, पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, एडजॉइंट तो निकालना ही है ना। इतना तो पता चल गया कि डिटर्मिनेंट ए 0 आ गया तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन मैंने क्या कहा था हिम्मत रख के एडजॉइंट तो निकालो। एडजॉइंट के लिए आप कोफैक्टर्स निकालोगे, a11 a12 देन a13,
फिर आपके पास है A21, A22, A23। मतलब ये सब चीज़ें आपको लास्ट लेक्चर से मतलब करके रखनी है प्रैक्टिस, तो स्पीडली आप कर पाओगे इसको। A31, A32 लास्ट लेक्चर में हमने बात की है इसके बारे में, सबके बारे में। अब देखो मैंने आपको बोला फर्स्ट रो के कोफैक्टर, तो आप डिटर्मिनेंट अगर सॉल्व करा इससे पहले तो एलिमेंट्स ले सकते हो, डायरेक्टली उठा सकते हो ब्रैकेट्स की वैल्यूज, -11, -1 और 3, -11, -1 और 3। फर्स्ट रो के कोफैक्टर तो हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करते करते निकाल लिए होते हैं। अब A21 की बात कर रहा है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो इसको सॉल्व करेंगे 14 -3, फिर 11 आ गया। ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 7 -6 1 आ गया। ये आपको पता चल रहा है ना क्या कर रहे हैं हम। ठीक है, ये सेकंड रो को मतलब मैं इसको हाइड करता हूं, जैसे इस रो इस कॉलम को हाइड करता हूं, तो 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया 7 -2 × 3 6, तो 7 -6 1 आ गया। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 1 -4 -3। A31 की बात कर रहा हूँ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये हो गया 8 + 3 फिर से 11 आ गया। ठीक है ना, 8 + 3 थर्ड रो सेकंड कॉलम 4 -3 1 आ रहा है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 -2 -3 आ रहा है। अच्छा साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करना मत भूलना। ठीक है, इसका साइन चेंज होता है +1, इसका माइनस हो जाएगा, इसका माइनस, इसका प्लस हो गया। ठीक है, अच्छा फिर कोफैक्टर्स निकाल लिए, तो एडजॉइंट पे चलते हैं। एडजॉइंट क्या था, एडजॉइंट ऑफ A इज जस्ट ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स, तो डायरेक्टली लिख लेते हैं, वही जो रो दिया उसे कॉलम वाइज लिख लेंगे, जो रो में है उसे कॉलम वाइज लिख लो आप। तो -11 1 और 3 फर्स्ट कॉलम में आएगा, है ना, -11 1 और 3 ये फर्स्ट कॉलम ले लिया मैंने। ठीक है, सेकंड कॉलम विल बी -11 1 और 3 सेम। ठीक है, -11 1 और 3 सेम आ रहा है, ये तो बाई चांस की बात है, सेम आ रहा है। थर्ड 11 -1 -3, ठीक है, थर्ड आ रहा है 11 -1 -3। मतलब देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, जो रो है मैं उसे कॉलम लिख रहा हूं। फिर एडजॉइंट ए निकालने के बाद मैंने आपको कहा था इस बार इनवर्स तो नहीं निकलेगा, लेकिन आप एडजॉइंट ए × बी कैलकुलेट कर सकते हो। एडजॉइंट ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। तो एडजॉइंट ए आपके पास है -11 1 और 3, देन अगेन -11 1 और 3, 11 -1 और -3। ठीक है, और बी वाली मैट्रिक्स क्या है, बी मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स होती है, कांस्टेंट मैट्रिक्स है 1 0 1। तो ठीक है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है 1 0 1। चलो सॉल्व करते हैं। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया -11, ये हो गया 0 और +11, 0 आ रही है वैल्यू है। फिर 1 + 0 और -1 आ रहा है। ठीक है, 3 + 0 और -3 आ रहा है। बाई चांस अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो भाई ये भी सारे 0 आ गए, ये भी सारे 0 आ गए। एडजॉइंट ए और जो बी का प्रोडक्ट है वो एक 0 मैट्रिक्स आ चुका है। कौन सा केस है आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये है कहानी इसकी। देखो डिटर्मिनेंट ए 0 आया था, हमने एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट निकाला, वो भी 0 आ गया। अब हमें इस पे बहुत वर्किंग करनी पड़ती है, हमें चेक करना पड़ता है कि ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट हुआ तो इन्फाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो नो सॉल्यूशन। मतलब ये वाला जो थर्ड केस है ना, ये कन्वर्ट होगा किसी एक में, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट में। तो इसको आगे कैसे देखें, एडजॉइंट ए × बी तो 0 आ गया। अब वो कहता है कि इसकी आगे की वर्किंग जो है, आगे की वर्किंग है, कह रहा है कंसिडर फर्स्ट 2 इक्वेशंस। ठीक है, जो अब आपको आगे चेक करना है कि कंसिस्टेंट आएगा या इनकंसिस्टेंट, मैं उसके लिए लिख देता हूं, कह रहा है कंसिडर फर्स्ट 2 इक्वेशंस। अच्छा वैसे कंसिडर कोई भी 2 कर सकते हो आप, लेकिन माइंड एक पहले सेट करके रखो कि शुरू की 2 ले लो, मतलब एक हैबिट बना लो, शुरू की 2 इक्वेशंस ले लेते हैं। ठीक है, वो 2 इक्वेशंस क्या थी, जाना पड़ेगा पीछे, x + 2y + 3z = 1, x + 2y + 3z = 1, और सेकंड इक्वेशन क्या है मेरे पास, x - y + 4z = 0, x - y + 4z = 0। ठीक है, जब हमें डिटर्मिनेंट ए 0 मिल गया, एडजॉइंट ए × बी 0 मिल गया, अब मुझे चेक करना है कि फर्दर ये कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट। उसका सबसे पहला स्टेप क्या है, आप शुरू की 2 इक्वेशन ले लोगे, उसमें जो थर्ड वेरिएबल है जो कि z है उसको k ले लो।
उसको आप k ले लो, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया, ये सेकंड स्टेप। और फिर इसको बोल रहा है कि शिफ्ट कर दो, शिफ्ट इट टू RHS, शिफ्ट इट टू RHS मतलब आपने मान लो z को k ले लिया, तो ये क्या बन गया 3k बन गया, इसको उधर भेज दो। तो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन चेंज होके क्या आ गई, x + 2y = 1 - 3k। अच्छा, इसको आपने k लिया तो दूसरी इक्वेशन क्या बन गई, x - y, ये 4k है, 4k उधर चला जाएगा तो ये -4k आ गया, ठीक है, ये -4k। अब इनको आपको सॉल्व करना है, इन दो इक्वेशंस को आप सॉल्व कर लो, x और y के लिए निकाल लो, जैसे हम निकालते आ रहे हैं हमेशा से। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया ऐसे, तो x और x कैंसिल हो गया, ये 3y आ गया। अच्छा 3y आ गया तो ये आ गया 1 - 3k + 4k, है ना। तो y के लिए मुझे क्या मिलने वाली है, ये आ गया 1 + k / 3। अच्छा y मिल गया, ये y के लिए को यूज़ करके आप x निकाल लो। जैसे मान लो आपके पास x - y = 4k है ना, x - y = -4k, सॉरी -4k। तो इसमें हमने क्या किया, x के लिए निकालनी है तो -4k + y को इधर भेज दिया, ठीक है। करो सॉल्विंग, और तो x के लिए कैसे मिलेगी, -4k तो है ही, प्लस y के लिए कितनी निकाली हुई है आपने, 1 + k/3, मतलब नॉर्मल वर्किंग है, दो इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं x और y निकालने के लिए। एलसीएम ले लिया मैंने, आपने एलसीएम ले लिया तो ये आ गया -12k + 1 + k, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास 1 - 11k/3, ठीक है, 1 - 11k/3। अब ये x और y आपने जो निकाला है वो इन टर्म्स ऑफ k निकाला है, z ऑलरेडी आपका k है। आपको अगर अब चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए आप क्या करोगे, जो थर्ड इक्वेशन थी ना उसमें x y z सबको सब्स्टिट्यूट करके देख लो और चेक कर लो ये वैल्यूज उसको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा वैसे मैं आपको बताऊं, देखने से हम पता कर सकते हैं कि ये कंसिस्टेंट था या नहीं था। जैसे अगर आपको याद हो, बचपन में हमने ये जो इक्वेशंस पढ़ी है दो वेरिएबल्स वाली इक्वेशन अगर आपने पढ़ी है तो इसमें यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन की एक कंडीशन होती थी, वो होती थी a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा एक कंडीशन होती थी नो सॉल्यूशन की, वो होती थी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो देखो आपके पास दो इक्वेशन है, ये आ गई दो इक्वेशंस, तो इनका चेक करना क्या ये यूनिक रिप्रेजेंट कर रहा है, नो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यूनिक कर रहा है तो ये कंसिस्टेंट हुआ, अगर नो सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा तो नो सॉल्यूशन तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, a1/a2 1/1 और b1/b2 क्या आ रहा है 2/-1, तो अनइक्वल आ रहा है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब ये फाइनल आंसर इसका कंसिस्टेंट ही आएगा, ठीक है। और अगर मान लो ये सिचुएशन मैच हो जाती है इसकी तो मैं बोल देता इनकंसिस्टेंट आएगा। लेकिन हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, मान लो सॉल्यूशन निकालना ही है हमें, ऊपर तो सॉल्व लिखा था ना, नहीं इस क्वेश्चन में तो आपको बोला गया था कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ, तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है ये। कैसे है, आप यहां आने के बाद आप बता सकते हो, आपने दो इक्वेशन दो वेरिएबल में निकाल लिया, आप चेक कर लो यूनिक रिप्रेजेंट कर रहा है ये या फिर ये नो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर जो स्टार्टिंग में कंडीशन क्या थी हमारे पास, डिटर्मिनेंट ए 0 आया था, एडजॉइंट ए और बी का प्रोडक्ट भी 0 आया था। अब इसका दो पॉसिबिलिटीज है। अब फर्दर जो मैं सॉल्व कर रहा हूं, अगर वो यूनिक से मैच हो रहा है, पुरानी वाली यूनिक कंडीशन से, तो ये किसका केस हो गया, ये कंसिस्टेंट का केस हो गया ना। और आपको क्या बोला गया था, कि इस सिचुएशन में अगर ये कंसिस्टेंट है, तो बच्चों ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है ओरिजिनली, आप कंडीशन चेक कर लो। अच्छा ये जो यूनिक मैं बता रहा हूं, ये तो जस्ट पुरानी वाली इंफॉर्मेशन यूज की है ना, कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल है, तो उनको चेक कर लो कि अब इनका जो आंसर आ रहा है दो इक्वेशन दो वेरिएबल का, उनका आंसर यूनिक आ रहा है, मतलब ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर ये दो इक्वेशन कंसिस्टेंट है तो पुरानी तीनों इक्वेशन जो थी तीन वेरिएबल वाली वो भी कंसिस्टेंट होगी। वो कंसिस्टेंट कब होती है, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ये देख लो ना, आपको लिखा तो था यहाँ पे, ये देखो अगर ये 0 है ये भी 0 है, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट भी हो सकती है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकती है। लेकिन आपको क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट आ रहा है वो, तो इक्वेशंस विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हमने कंसिस्टेंसी कैसे चेक करी उसकी,
हमने कंसिस्टेंसी कैसे चेक करी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल देखे, अगर वो यूनिक का केस बन रहा है तो वो कंसिस्टेंट है, तो ओवरऑल इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और अगर मान लो नो सॉल्यूशन का केस बनेगा तो नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट होता है, तो वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है, बस हम लिख देंगे इनकंसिस्टेंट है बच्चों वो, बस इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अब अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई मेरे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, आपको x दिख रहा है, ठीक है, ये x हो गया इन टर्म्स ऑफ k, ये y हो गया इन टर्म्स ऑफ k, और z आपका k है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बोला भी क्यों जा रहा है, क्योंकि आप सोचो ना k की वैल्यू अगर मैं लेता हूं 0 तो x का आंसर आ रहा है 1/3, y का आ रहा है 1/3 और z आ रहा है 0। k को मैंने 1 ले लिया तो x y z की डिफरेंट वैल्यू होगी, k को -1 ले लिया एक नई वैल्यू आ जाएगी x y z की। तो मतलब आप जितनी k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे उतने सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हो। तो ये तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का ही तो केस है 100%। ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस है ये। समझ आया आपको, बोलो। तो आगे हमारे पास एक और मेथड है। अच्छा, मैट्रिक्स मेथड ना एनसीईआरटी में दिया हुआ है तो हमें सीखना बहुत जरूरी होता है, लेकिन ये मेथड ना आपका एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन ये कम टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, जल्दी हो जाता है क्वेश्चन इस मेथड से, जिसका नाम है डिटर्मिनेंट मेथड और क्रैमर्स रूल। ये मैट्रिक्स मेथड नहीं है, सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात करेंगे इसमें हम। अच्छा, कहानी तो वही है, कंसिस्टेंसी बताओ, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल है, पर डिटर्मिनेंट मेथड में क्या करेंगे, इसमें ना हम ए डिफाइन नहीं करते, जैसे ए क्या था, कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, इस बार हम कैपिटल डी डिफाइन करेंगे, कैपिटल डी। कैपिटल डी क्या होता है, वही होता है डिटर्मिनेंट होगा कोफिशिएंट्स का। जैसे पिछली बार डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स देख रहे थे ना हम, इस बार क्या है, डी डिफाइन कर रहे हैं, और वो क्या है, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट। जैसे 1 -3 5 फर्स्ट इक्वेशन के कोफिशिएंट ले लिए, फिर 2 -6 और 10, फिर 3 -9 और 15, ये सिचुएशन है। अब पता क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैट्रिक्स के अंदर अगर आपको याद हो, अगर आप किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो मैट्रिक्स के अंदर, वो हर एलिमेंट में जाके मल्टीप्लाई होता है। अच्छा, अगर आप मैट्रिक्स में से कुछ कॉमन निकालते हो तो वो हर एलिमेंट से कॉमन आना चाहिए। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता। डिटर्मिनेंट में क्या होता है, अगर आप किसी वैल्यू को कॉमन निकालना चाहते हो एज अ मल्टीपल, तो वो किसी रो में से आएगा या किसी कॉलम में से आएगा। किसी एक रो से कॉमन आ सकता है, किसी कॉलम से कॉमन आ सकता है। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो ये 5 10 15 में 5 कॉमन आ सकता है थर्ड कॉलम से, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने 5 कॉमन ले लिया। सिर्फ एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे, 1 2 3, फिर दिख रहा है -3 -6 और 9। अच्छा, बाई चांस ये भी आ रहा कॉमन, पर ठीक है, यहाँ से भी कॉमन आ रहा था, पर मैं ना इससे ही कॉमन निकाल के काम चला सकता हूँ। कॉमन -3 इधर से भी आ रहा है, लेकिन ये कॉमन लेने का क्या पर्पस था मुझे, क्योंकि दिख रहा था कि ये 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 बन जाएगा। एक डिटर्मिनेंट के अंदर अगर दो कॉलम या दो रो सेम है, आइडेंटिकल है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट की। ठीक है, यहाँ पे तो तीनों ही सेम आ रहे हैं ऑलमोस्ट। आप -3 कॉमन ले लोगे तो ये भी 1 2 3 आ जाएगा। अच्छा, कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है तो डिटर्मिनेंट 0 है। 3 में तो वैसे ही हो गया, तो ये 5 × 0 लिख देगा डायरेक्ट। इसका रीजन मैं लिख देता हूँ अभी के लिए कि C1 और जो C3 है, C1 मतलब कॉलम 1 एंड कॉलम 3 आर आइडेंटिकल, सेम है वो, तो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेंट की 0 होगी। अच्छा, D मैंने डिफाइन किया कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, इसमें एक टर्म D1 और आती है। D1 में क्या करना होता है बच्चों, ओरिजिनल डिटर्मिनेंट आपको दिख रहा है ना, आपके पास जो कॉन्स्टेंट्स है 4 11 और 12 वो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर दो। इसके फर्स्ट कॉलम में ओरिजिनल वाले के 4 11 और 12 मैंने रिप्लेस कर दिया ऐसे। फिर सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। D1 में हम क्या कर रहे हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है वो फर्स्ट कॉलम में रिप्लेस कर दोगे, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। अब देखना इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से -3 कॉमन ले रहा हूं और इसमें से 5 कॉमन ले रहा हूं मैं। यहाँ पे -3 और 5, तो यहाँ पे 4 11 12 तो सेम रहेगा। यहाँ पे क्या आ गया, 1 2 3 पॉजिटिव 1 2 3। अच्छा, इधर भी 1 2 3 आ गया, तो ये तो फिर वही बात आ गई। इस बार कॉलम 2 और कॉलम 3 सेम है, तो डिटर्मिनेंट फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया -15 × 0, वैल्यू 0 आ गई। अच्छा, ये भी 0 आ चुका है। इसका रीजन क्या लिखेंगे हम, C2 और जो C3 है वो आइडेंटिकल है,
वो आपका आइडेंटिकल है। अच्छा ऐसे ना 4 डिटर्मिनेंट निकालने होते हैं, पहले ओरिजिनल डी निकाला कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, फिर D1 निकाला जिसमें कॉन्स्टेंट्स को फर्स्ट कॉलम में लिखा, ऐसे ही फिर आप D2 और D3 भी निकालते हो। D2 में क्या करोगे, ऑब्वियसली D2 सुनने में आ रहा है तो हम क्या करने वाले हैं, जो कॉन्स्टेंट्स है वो सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर देंगे ओरिजिनल वाले डिटर्मिनेंट में, सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट वाला कॉलम और थर्ड वाला कॉलम ओरिजिनल का सेम रहेगा, है ना। ये जो कॉन्स्टेंट्स थे वो सेकंड कॉलम में रिप्लेस कर दिया 4, 11, 12, फर्स्ट और थर्ड कॉलम सेम रहेगा। तो यहाँ पर है 1, 2, 3, 5, 10, 15, सेम सिचुएशन। आपने यहाँ से क्या करा, 5 कॉमन ले लिया, 5 कॉमन ले लिया तो ये आ गया 1, 2, 3, 4, 11, 12, 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 × 0, ये 0 हो गया, ठीक है। लास्ट D3 और निकाल लो, D3 बस एक बार देखो इसमें हमारे पास कितनी जगह है, ठीक है। तो कंडीशंस इसकी भी है, देखो सब वैल्यू 0 आ रही है, नॉन 0 आ रही है, इसकी भी कंडीशंस है, पर मैं पूरा सॉल्व करना सिखा रहा हूँ पहले। अब यहाँ पे जैसे फर्स्ट कॉलम सेम रहेगा, सेकंड कॉलम सेम रहेगा, थर्ड कॉलम में रिप्लेस करेंगे वो कॉन्स्टेंट्स को, तो इसमें -3 कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन आ गया सेकंड कॉलम में से, तो 1, 2, 3, 1, 2, 3। अच्छा अगर मान लो कुछ कॉमन नहीं आता ना, तो नॉर्मली जैसे डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व कर देना, वैल्यू तो निकालनी है। तो ये भी सेम, कॉलम 1 और कॉलम 2 सेम है, तो ओवरऑल वैल्यू 0 आ गई। अब पता है क्या होता है, इसकी भी कुछ कंडीशंस है। इसकी कंडीशंस क्या होती है, सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे D निकाला, जैसे उसमें क्या था, डिटर्मिनेंट ऑफ A निकाला था, वो नॉन 0 आया था, तो हमने बोला था इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यूनिक सॉल्यूशन है। ऐसे इसमें क्या होता है, अगर D नॉन 0 आ गया, मान लो पहला वाला जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है अगर वो नॉन 0 आ गया, तो सोचने की जरूरत नहीं है, वो कंसिस्टेंट का केस है, वो यूनिक सॉल्यूशन है। उस सिचुएशन में एक्स वाई जेड आप निकाल सकते हो, जैसे उसमें कैपिटल X मिल गया था ना A इनवर्स B वाली इक्वेशन से, इसमें एक्स वाई जेड का फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट मेथड में। आप लेते हो D1/D, D1 को D से डिवाइड कर दो X मिल जाएगा, D2 को D से डिवाइड कर दो Y मिलेगा, D3 को D से डिवाइड करो Z मिल जाएगा। अच्छा क्या ये सब वैल्यूज है ना, D की एक वैल्यू होगी, D1, D2, D3 भी एक वैल्यू होगी, डिटर्मिनेंट्स है, तो ये डायरेक्टली यूनिक सॉल्यूशन का केस बन जाता है। लेकिन फिर वही सेम बिल्कुल मैच हो रही कंडीशन, अगर मान लो D 0 आ गया, अच्छा नॉन 0 आ गया तो सीधा केस है यूनिक सॉल्यूशन का, पर अगर D 0 आ गया तो फिर मुझे D1, D2, D3 चेक करना होता है। जैसे अभी मैंने सारे निकाले हैं, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में, अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो क्वेश्चन, D निकाला, D1 निकाला, D2, D3 सारे निकाले, उनमें से कोई एक भी एटलीस्ट वन ऑफ द डिटर्मिनेंट अगर नॉन 0 आ जाता है, कोई एक भी नॉन 0 आ जाता है, तो उस सिचुएशन में सिस्टम ऑफ इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है और उसका नो सॉल्यूशन है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन फिर जो लास्ट क्वेश्चन अभी मैं कर रहा हूं उसमें D 0 आया मेरे पास, और D1, D2, D3 आपने चेक किए, सारे 0 आ गए। अगर सारे 0 आ गए, जैसे मैट्रिक्स मेथड की भी थर्ड कंडीशन यही थी कि डिटर्मिनेंट A 0 आ रहा था और जॉइंट A × B का प्रोडक्ट भी 0 आ रहा था, तो इसमें वो सब चीजें रिप्लेस हो गई डिटर्मिनेंट से। तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इस केस में भी कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी, और अगर बाई चांस कंसिस्टेंट आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। अब कैसे चेक करें, इतना तो कंफर्म्ड है, D 0 आया, D1, D2, D3 ये थर्ड केस है मेरा। अब मुझे जब चेक करना होता है कि कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी, तो उसके लिए हमने क्या सीखा था मैट्रिक्स मेथड में, शुरू की 2 इक्वेशन कंसिडर करो। इसमें भी वही है, इसमें भी पहला स्टेप क्या है कि शुरू की 2 इक्वेशन कंसिडर कर लो आप, ठीक है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जो है हमारे पास वो है x - 3y + 4z, x - 3y + 5z = 4, और दूसरी इक्वेशन क्या है 2x - 6y, ओहो एक मिनट, 2x - 6y + 10z = 11, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर ले, इसमें मुझे एक पेज और चाहिए होगा तो ऐड कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 2x - 6y + 10z = 11, परफेक्ट है। क्या करा था हमने, शुरू की 2 इक्वेशन लेने के बाद z को k लेके उधर शिफ्ट कर दिया था, सेम वही चल रहा है। सेकंड स्टेप इसमें अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया मेरे पास, ठीक है, इसको ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, x - 3y को इधर रखा, z को k लिया, 4 - 5k बना दिया इसे, है ना, 5k को उधर भेज दिया। अच्छा 2x - 6y इधर रखा, 11 - 10k बना दिया। तो देखो ना
मैं सॉल्व नहीं कर रहा इस बार इक्वेशंस को, ऐसे ही पता कर लेते हैं। आपका दो इक्वेशन दो वेरिएबल में आ गई। आप जरा ध्यान से देखो, इसमें आपको क्या दिख रहा है, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 आपको क्या दिख रहा है 1 अपॉन 2, है ना। a1 अपॉन a2 आपको दिख रहा है 1/2। अच्छा, फिर b1 अपॉन b2 क्या दिख रहा है -3 -6, वो भी 1/2 आ गया। और c1 अपॉन c2 ऑब्वियसली डिफरेंट है, वो k की टर्म्स में कोई न्यूमेरिकल आंसर तो है नहीं, तो 4 - 5k अपॉन 11 - 10k, तो क्लियरली मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो जब d 0 आ रहा है और फिर d1 d2 d3 सब 0 आ गए, तो इसका आंसर कंसिस्टेंट भी हो सकता है, इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो अभी मुझे क्या मिल रहा है, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन में है ना, ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, तो उस सिचुएशन में ये कौन सा केस हो गया, इनकंसिस्टेंट। अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन नहीं है, ये नो सॉल्यूशन का ही केस है। मतलब जब ये कंडीशन होती है ना, ये मैं पूरा ढंग से लिख देता हूं आपको, जब ये कंडीशन होती है, जब सारे 0 आते हैं, तो वो अगर कंसिस्टेंट आ गया, अगर वो कंसिस्टेंट आ गया तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर इनकंसिस्टेंट आ गया तो वो नो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो गया। तो एट प्रेजेंट मेरा आंसर क्या है इस क्वेश्चन वाले में, ये आंसर है इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन, क्योंकि ये नो सॉल्यूशन कंडीशन मैच हो गई ना, तो आंसर निकल ही नहीं सकता इसका। तो अब क्लियर हुआ। अच्छा, पता है पर ये कम टाइम लेता सॉल्व करने में, ये वाला मेथड कम टाइम लेता है, डिटर्मिनेंट मेथड। कैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, इसमें कोफैक्टर ट्रांसपोज इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, कंडीशंस की बात तो हमारी हो ही गई है ना, कंडीशंस तो हमारी हो ही गई। अब जैसे मान लो इस पे जो क्वेश्चन मेंस में आते हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको बोला कि 3 इक्वेशन दे दी, उसमें k एक कांस्टेंट इन्वॉल्व कर दिया, कह दिया यूनिक सॉल्यूशन है, तो आप k बताओ। तो इसमें ना मैट्रिक्स मेथड कभी मत लगाना। आप सोचो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्रैमर्स रूल में क्या सीखा आपने, यूनिक सॉल्यूशन में d नॉन जीरो होता है, ये देख लो आप, वैसे तो पता चल गया होगा, कंपेयर कर पा रहे हो आप, d नॉन जीरो है, और नो सॉल्यूशन में d जीरो, पर इनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा, और इनफाइनाइट में तो सारे ही जीरो होते हैं, ठीक है, 4 डिटर्मिनेंट निकाले जाते हैं। अब इसमें अगर मैं बात करूं कि d नॉन जीरो है, तो इसका d है क्या, कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट जस्ट 1 1 1 2 1 -1 और 3 2 और k। नॉन जीरो लेके चलोगे आप, क्यों लेके चल रहे, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लो बस आप। यहाँ पे मैंने 1 लिया तो ये आ गया k + 2 -1 ले लिया तो ये आ गया 2k + 3, अच्छा +1 ले लिया तो आ गया ये 4 - 3, अच्छा नॉन जीरो चल रहा है, सॉल्व किया k + 2 -2k -3 +1 नॉन जीरो, ठीक है, तो k - 2k -k आ गया, और यहाँ पे क्या बैठी बात, 3 - 3 0 आ गया, ये तो 0 नॉन जीरो है ना। तो फाइनल इसमें क्या हो गया, -k इज नॉन जीरो, जब -k नॉन जीरो तो k इज नॉन जीरो, तो हमारे पास सी ऑप्शन मार्क कर दिया हमने, ठीक है। तो ये डायरेक्ट कंडीशन लगा ली। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन दिया होता तो मैं d को 0 लेके चलता, तो आंसर मेरा इक्वालिटी में आता। यूनिक सोल्यूशन में जनरली आंसर इनइक्वालिटी में आता है, तो एक ही ऑप्शन था तो हम वैसे भी टिक कर सकते थे, ठीक है। ऐसे ही लास्ट जो केस हमारे पास है वो है होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। थोड़ा से 2 मिनट का टॉपिक है ये। जो अभी पीछे हमने सारा पढ़ा ना, वो था ax = b वाली फॉर्म। क्या था वो, ax = b वाली फॉर्म, उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। उसके लिए मैट्रिक्स मेथड, क्रैमर रूल दोनों सिखा दिया मैंने आपको। लेकिन एक सिस्टम और होता है जो होता है ax = o, वेयर o इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n × 1, ठीक है। यहाँ पे सामने नल मैट्रिक्स मतलब इक्वल टू में जो कॉन्स्टेंट्स थे ना सब इक्वेशन के, वो सब 0 हो गए, सारे एलिमेंट 0 हो गए। तो उस सिचुएशन में 2 ही पॉसिबिलिटीज है। कह रहा अगर डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो आ गया, अगर डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो आ गया तो कह रहा उसका एक ही सॉल्यूशन है x = 0। सोचो जरा, लॉजिक लगाओ कि अगर ax = o है और कह रहा ये तो 0 है नहीं, मतलब इसका डिटर्मिनेंट तो 0 है नहीं, a का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है, तो कह रहा फिर 0 है कौन, x 0 है।
और जब x जीरो है तो उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स है एक्स वाई जेड वेरिएबल होते हैं, कह रहे हैं वो सारे जीरो हो गए। तो इसका नाम होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन या जीरो सॉल्यूशन, कि अगर डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो आ गया तो उसका जो सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू जीरो, मतलब उसका एक ही सॉल्यूशन होगा, वो होगा x इक्वल टू जीरो। कैपिटल X के अंदर 3 वेरिएबल होते हैं मैट्रिक्स में x y z, तो क्या कह रहा है वो सारे जीरो हो गए, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर मान लो डिटर्मिनेंट है जीरो आ गया, अब डिटर्मिनेंट है जीरो आ गया तो कह रहा है x के अंदर कुछ भी हो सकता है ना, डिटर्मिनेंट है जीरो है तो ओवरऑल जीरो तो आ ही रहा है, तो x कुछ भी हो सकता है। उस सिचुएशन में इट विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, जिसके अलग अलग नाम है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, नॉन जीरो सॉल्यूशन है, क्योंकि अब आंसर जीरो नहीं आएगा ना, कुछ भी आ सकता है। तो ऐसी सिचुएशन को हम कैसे डील करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को देखो आपको बोल दिया कि जो थीटा इट लाइज बिटवीन 0 टू पाई और सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। अच्छा, नॉन ट्रिवियल ट्रिवियल लिखता है तो पहले ही आइडिया लग जाता है कि होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है। दूसरी आइडेंटिफिकेशन, सामने देखो कांस्टेंट सारे जीरो है, तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन क्या बताई मैंने अभी आपको, ठीक है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन की कंडीशन आपको मैंने क्या बताई, मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट ए विल बी जीरो। डिटर्मिनेंट ए मतलब कोफिशिएंट्स का डिटर्मिनेंट, कोफिशिएंट मेरे को जो दिख रहा है वो दिख रहा है साइन थीटा, फिर है 1 1, दूसरा है 1 कॉस थीटा, दूसरी इक्वेशन से ले रहा हूँ मैं 1, फिर थर्ड इक्वेशन से है साइन थीटा कॉस थीटा और फिर 1। अच्छा, इक्वल टू जीरो चलेगा। अब इसको सॉल्व करो नॉर्मली जैसे हम डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं, कुछ शॉर्टकट तो है ही नहीं इसमें। मैंने साइन थीटा लिया यहाँ पे, तो ये हो गया कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर मैंने ये लिया -1, बीच वाला एलिमेंट का साइन चेंज करके, ये हो गया 1 माइनस साइन थीटा, फिर हमने ले लिया +1 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा इक्वल टू जीरो, तो चल ही रहा है, सॉल्विंग है बस जरा सी। अब कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा है तो जीरो हो गया, ये पूरी टर्म जीरो हो गई। फिर यहाँ क्या बचा, -1 1 माइनस साइन थीटा, और अगर मैं इधर ध्यान दूं तो इसमें कॉस थीटा अगर मैं कॉमन ले लूं कॉस थीटा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस साइन थीटा, तो दो फैक्टर बन गए, ये तो आपके दो फैक्टर बन गए। एक बन गया 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, एक बन गया 1 माइनस साइन थीटा और एक बन गया -1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, ये दोनों जीरो है, तो एक बार 1 माइनस साइन थीटा को जीरो के इक्वल रख दिया और एक बार रख दिया -1 प्लस कॉस थीटा को जीरो के इक्वल। नॉर्मल सॉल्विंग कर रहे हैं इक्वेशंस की तरह। तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई, साइन थीटा की वैल्यू 1 किस पे होती है, थीटा क्या होता है साइन π/2, तो थीटा मेरे पास π/2 आ गया। दूसरी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो cos थीटा 1 है, तो cos थीटा 1 किस पे होता है, 0 पे होगा, है ना, cos 0 पे होगा, तो थीटा यहाँ पे 0 है, तो इसको रिजेक्ट कर दिया, इसको ले लिया हमने। क्यों ले लिया, क्योंकि जो थीटा वो 0 से बड़ा और पाई से कम है, तो उसमें π/2 ही आएगा, ये तो 0 आ ही नहीं सकता क्योंकि वैल्यू थीटा की 0 से बड़ी है, दी हुई है ना, तो थीटा यहाँ पे π/2 ले लोगे आप बस, तो इसका सॉल्यूशन बता दिया। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब मैं आपको बताऊँ आज का जो लेक्चर है ये पर्टिकुलरली स्कूल में तो पूछा ही जाता है क्वेश्चन इसका, मेंस में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन इसी टॉपिक से आता है, ठीक है। तो इसके मतलब रूल्स मैंने सारे बता दिए, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको अभी करनी पड़ेगी इसमें, ठीक है। एन टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, कोई एक बुक पकड़ के इसके ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, फिर यूनिक, नो, इनफाइनाइट के, इन सब के क्वेश्चंस करो आप, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।